नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप सिंह आप सभी को अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जो लोग इस चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम आज बात करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो आर्टिकल 32 की बात करता है, अनुच्छेद 32, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फंडामेंटल राइट्स का। इसको भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि ये संविधान की आत्मा है, संविधान का हृदय है। तो हम आज बात करेंगे टॉपिक किस पर, आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट के। जो संविधान निर्माता थे उन्होंने जिसको ये कहा कि ये आत्मा है, डेफिनेटली काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाता है तो एक आध दो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो हम इस पर बात करेंगे। तो इस पूरे वीडियो को देखिएगा, उसमें जो भी चीज़ें हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया, क्या भविष्य में पूछा जा सकता है, एक एक बात क्लियर किया जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं आर्टिकल 32 को। तो आर्टिकल जो 32 है ये आपका है संवैधानिक ठीक है उपचार, इसको बोलते हैं संवैधानिक उपचार। रेमेडाई बोलते हैं, रेमेडाई मतलब दवा होता है। ये मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो उन हनन को कैसे रोका जाए, इसके लिए जारी किया जाता है। तो बेसिकली इसमें हम रिट के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए रिट क्या होता है, थोड़ा सा समझिएगा रिट को। मैं रिट बता दे रहा हूँ। रिट देखिए लैटिन भाषा से बना है, जिसका मतलब होता है विशेषाधिकार। विशेषाधिकार, रिट का मतलब होता है विशेषाधिकार। विशेषाधिकार देखिए यहाँ से रिट मतलब होता है विशेषाधिकार। देखिए ये जो विशेषाधिकार होता था, ये बेसिकली जो प्रणाली है जो लिया गया है वो आपका लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है। तो ब्रिटेन में जो राजा होता था वो क्या करता था, विशेष अधिकार देता था किसको, प्रजा को। अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष अधिकार दिया करता था, उसी को बोलते थे। या जो ये रिट है वो विशेषाधिकार, ये आपका कहाँ से है, ब्रिटेन से। आप समझ लीजिएगा इसको, ब्रिटेन से जो आपका ये सिस्टम है ये कहाँ से है, ब्रिटेन से है। तो कहानी इस तरह की है कि जो राजा होता था कि अगर किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन होता था तो राजा उसको क्या करता था, एक विशेष अधिकार प्राप्त देता था, उसको रिट जारी करता था। तो यहाँ से देख लीजिएगा इसका मतलब क्या होता है, रिट होता है। क्लियर है बात। रिट को ये भी बोला जाता है न्याय का झरना। अगर यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है कि न्याय का झरना, आर्टिकल में न्याय का झरना जो बात है कहाँ पर कही गई है, तो आप कह सकते हैं आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 को भी क्या कहा जाता है, आर्टिकल 32 को B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा क्या कहा गया है, आप इसको भी थोड़ा सा जानिएगा। भीमराव अम्बेडकर ने इसको हृदय कहा है और आत्मा भी कहा है। संविधान का आत्मा और हृदय। तो लोगों को कन्फ्यूजन होता है अक्सर कि कुछ लोग ये कहते हैं कि संविधान का हृदय तो उद्देशिका को बोलते हैं, संविधान की आत्मा को उद्देशिका को बोलते हैं। लेकिन आपको मैं इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है मैं बता रहा हूँ। जो कानून के निर्माता थे, जो कानून के जानकार थे, उन्होंने उद्देशिका को ये कहा कि ये कानून की क्या है, आत्मा है। और भीमराव अम्बेडकर के अनुसार तो लोगों ने जब संविधान बन गया तो संविधान सभा समाप्त होने के बाद ये चीज़ पूछा गया, भीमराव अम्बेडकर जी से पूछा गया कि बताइए अगर आपसे ये कहा जाए कि पूरे संविधान में सबसे अच्छी बात क्या है, तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 32 है जो मूल अधिकारों से हमें क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। तो इसीलिए उन्होंने इसको कहा आत्मा कहा। इन्होंने इसको क्या कहा, इन्होंने इसको कहा कि ये हृदय है किसका, संविधान की। तो हम इसी पे बात करते हैं। तो देखिए इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें 5 रिट होती हैं, 5 प्रकार की रिट होती हैं। ये जो 5 प्रकार की रिट हैं, इन रिटों के बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर कितने इस पे सेक्शन है, 4 खंडों में बटा हुआ है आर्टिकल 32। इन 4 खंडों को हम समझेंगे, 4 खंड क्या क्या हैं। चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको। अब देखिए यहाँ से हम कर रहे हैं, देखिए यहाँ से ये आपको क्लियर हो गया कि विशेषाधिकार था आपका, ब्रिटेन की प्रणाली से लिया गया था। ये जो भी आपका था रिट के बारे में आप लोगों ने जाना। तो संवैधानिक उपचार में देखिए क्या क्या है। देखिए 32 को हम बेसिकली 4 खंडों में विभाजित करते हैं। देखिए पहला जो खंड है आपका 32 फर्स्ट की बात करते हैं। तो 32 फर्स्ट, फिर 32 आपका सेकेंड है, और 32 आपका थर्ड है, और 32 आपका फोर्थ है। देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप क्या कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आवेदन का अधिकार, आप समझ रहे हैं चीज़ों को। आप क्या करेंगे
कि सबसे पहले क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में क्या है, आपको अधिकार है किसका, आवेदन करने का। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ये 32 सेक्शन के जो 2 सेक्शन है उसमें दूसरा वाला भाग है, खंड है, उससे ये कहता है रिट जारी करता है, यानी रिट जारी करने का अधिकार, रिट जारी करने का अधिकार। ये अधिकार आपका है किसके पास, ये अधिकार है आपका सुप्रीम कोर्ट के पास। वो चेक करेगा कि जिस रिट के लिए आपने रिट को जो दायर किया है वो आपका वैध है कि नहीं है, उसके बाद वो रिट जारी करेगा। चीज़ें क्लियर हैं। अब आर्टिकल 3 ये कहता है कि संसद जो है कानून बना सकती है। बेसिकली ये जो अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को रिट दायर करने का, जो रिट का अधिकार है वो आप 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट को भी दिया गया है 226 के तहत। तो यही चीज कहता है आर्टिकल जो आपका कहता है कौन सा, 32(3) में, कि संसद जो है किसी अन्य न्यायालय को भी, यानी इन दोनों के अलावा किसी और न्यायालय को भी चाहे तो ये अधिकार जारी करने की शक्ति दे सकता है। यानी संसद अन्य न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति दे सकता है। समझ रहे हैं आप। अब देखिए यहाँ से हम बात करते हैं आर्टिकल 1 की बात, मतलब इसमें 32 फर्स्ट सेक्शन कहता था कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। आर्टिकल 32 जो सेक्शन 2 है वो आपका कहता है कि आपको ये जो होगा, जो अधिकार है, वो सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करके आदेश दे देगा कि आपको न्याय मिले। तीसरी बात यहाँ पे, संसद अन्य, इनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य जो आपके न्यायालय हैं उनको ये शक्ति दे सकता है कि वो रिट जारी कर सकते हैं। चौथा क्या है कि किसी भी दशा में ये जो रिट की जो पावर है, ये जो आपको मूल अधिकार के जो प्रवर्तन है, जो मूल अधिकार की जो आपके हनन के लिए आपकी रक्षा करने वाले, इनको किसी भी दशा में समाप्त नहीं किया जा सकता। मतलब यानी यहाँ से जो ये रिटें हैं, रिट को निरस्त करने संबंधी प्रावधान। देखिए इसको यहाँ पे ये कहा गया है कि रिट को, ये जो आपके उपचार हैं, यानी कह सकते हैं कि उपचार को निरस्त करने संबंधी प्राधिकार, यानी किसी भी दशा में आप क्या कर सकते हैं, मतलब ये आर्टिकल 32(4) ये कहता है किसी भी दशा में आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। समझ में आ रही चीज़ें। तो यहाँ से ये चीज़ें जो हुई हैं ये आपका दिया गया है किसमें, आर्टिकल 32(4) में। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 32(4) हुआ। अब देखिए एक चीज़ और समझिएगा, आर्टिकल आपका 139 जो है आपका, यह अधिकार देता है, आर्टिकल 139 यह अधिकार दे सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट इस पे जो संसद को दिया है पावर, संसद के बाद यहाँ पे कुछ पावर, संसद कानून बना सकता है कि जो रिट है, ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी कर सकता है वो केवल मूल अधिकार के लिए जारी कर सकता है। तो संसद कानून ये बना सकता है कि वो मूल अधिकार के अलावा भी, ठीक है, वो न्यायालय को, उच्च न्यायालय को अधिकार दे सकता है, वो उच्च न्यायालयों को अधिकार ये दे सकता है कि इसके अलावा भी, मूल अधिकार के अलावा भी किसी भी विषय के लिए आप रिट को जारी कर सकते हैं। चीज़ें क्लियर हैं। देखिए कुछ चीज़ों के मामले में जो अभी आप समझ रहे हैं कि जैसे रिट है, तो बेसिकली जो रिट की बात करता है 32 में बात करता है, किसमें कहता है, वो आपका मूल अधिकार, यानी सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के विषय में रिट जारी कर सकता है। लेकिन ये संसद आर्टिकल 139 के तहत ये कह सकता है कि किसी भी विषय के लिए रिट जारी किया जा सकता है। चीज़ें क्लियर हैं। अब देखिए कुछ मामले में जो सुप्रीम कोर्ट है और जो आपका हाई कोर्ट है, इनके जो कार्य क्षेत्र के जो दायरे हैं, कुछ मामले में हाई कोर्ट आपका उच्च न्यायालय से आपका बड़ा है और कुछ मामले में आपका क्या है कि उच्चतम, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से, ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी आप पता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बड़ा है, लेकिन कुछ मामले में हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है। तो इनको हम समझेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ से हम बात करते हैं, आप एक बात समझिएगा, सबसे पहली बात करेंगे इसी में आर्टिकल 32 की बात करते हैं, आर्टिकल 226 की बात करेंगे। देखिए यहाँ से हम बात करते हैं आर्टिकल 32 की बात करते हैं। तो
आर्टिकल जो 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट को ये किया है कि अगर मूल अधिकार के संबंधी कोई भी रिट है, मूल अधिकार से संबंधित कोई भी रिट है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट नकार नहीं सकता। क्लियर है? लेकिन ये जो 226 के तहत है, 226 के तहत मूल अधिकार की रिट है, ये अपने विवेक से इसको हाई कोर्ट क्या कर सकता है, नकार सकता है। क्लियर है चीज़ें? अब हम देखिए इस पे आगे चलेंगे। जैसा कि पता है कि यहाँ पे आपका यहाँ से सुप्रीम कोर्ट को जो है क्या कहता है, नकार नहीं सकता है। तो यहाँ पर इसके जो है क्या है, विवेक क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर अपने विवेक क्षेत्र से ये ज़्यादा है। लेकिन शक्तियों की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा शक्ति प्राप्त है, इसीलिए वो मूल अधिकार को नकार नहीं सकता। लेकिन अगर हम ये बात करें कि रिटों की बात करते हैं तो देखिए उच्चतम न्यायालय को जो है केवल रिट जारी करने का अधिकार है, केवल मूल अधिकार। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, केवल मूल अधिकार का रिट जारी कर सकता है। और ये जो आपका है हाई कोर्ट, दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। हाई कोर्ट क्या कर सकता है, मूल अधिकार संबंधित रिट जारी करेगा, मूलाधिकार करेगा, प्लस इसके साथ साथ कानूनी रिट भी दायर कर सकता है। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। तो सुप्रीम कोर्ट आप देखिए यहाँ पर हाई कोर्ट आपका सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है, समझ रहे हैं आप। यानी यहाँ पर हाई कोर्ट की जो शक्तियाँ हैं वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा इसलिए हैं कि ये केवल सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार के संबंध में रिट जारी कर सकता है। ये कानूनी संबंधी और प्लस मूल अधिकार दोनों रिट जारी कर सकता है। कौन? ये आपका उच्च न्यायालय है। इसको आर्टिकल 139 से मैंने कहा था ना कि संसद जो है न्यायालयों को, उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान कर सकता है कि अन्य विषयों में भी शक्ति प्रदान कर सकता है। क्लियर है बात? तो देखिए यहाँ से किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट नकार नहीं सकता। तो एक क्वेश्चन पूछता है, हर साल पूछता है, लड़कों में बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि सर ये बताइए संरक्षक कौन है मूल अधिकारों पे। अगर मूल अधिकार का हनन है तो जो रिट है इसका संरक्षक कौन है? तो आप आंसर देंगे सुप्रीम कोर्ट होगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी भी दशा में नकार नहीं सकता अगर मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो। यानी 226 में ये शक्ति उसको नहीं दी गई है। ध्यान दीजिएगा, जितनी शक्ति इसको आर्टिकल 32 यानी आर्टिकल जो अनुच्छेद 32 है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट को शक्ति दी गई है कि वह मूल अधिकारों की रक्षा करे। चीजें क्लियर हैं? और हाई कोर्ट को 226 के तहत, तो 32 के तहत अगर रिट जो आप जारी करते हैं उसके तहत अगर देखा जाए तो जो संरक्षक है वो आपका कौन सा है, वो आपका कौन सा होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। तो अभी अब बात करते हैं रिट कितने प्रकार की होती हैं। आइए हम देखते हैं रिट कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर 5 प्रकार की रिटें होती हैं, इनको हम समझते हैं क्या क्या हैं, देख लीजिएगा। इसको देखिए, सबसे पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश है, तीसरा आपका प्रतिषेध है। ठीक है, आप देखते चलिएगा। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण है। दूसरी रिट है परमादेश है, परमादेश है। तीसरी जो रिट है प्रतिषेध है, प्रतिषेध है। और जो चौथी है वो आपका उत्प्रेषण है, उत्प्रेषण है। और लास्ट में आपका जो आता है अधिकार परीक्षा आता है, अधिकार परीक्षा। तो देखिए इसमें जो 4 हैं, इसमें 4 जो रिट हैं वो एक जैसी हैं। यानी इसमें जो पीड़ित व्यक्ति होगा, पीड़ित व्यक्ति ही इसको दायर कर सकता है या पीड़ित व्यक्ति से जुड़ा हुआ है तो नाम से पीड़ित व्यक्ति के ही जो भुक्तभोगी है व्यक्ति उसी के नाम से किया जाएगा। लेकिन आपका अधिकार जो परीक्षा है वह कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसलिए यह सबसे अलग है, इन सब में अलग है कि जो व्यक्ति पीड़ित है, जिसके अधिकारों का हनन हुआ है, वो 4 आर्टिकल वही कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी, अधिकार परीक्षा की, तो कोई व्यक्ति पीड़ित नहीं है वो भी इसको जारी कर सकता है। चीज़ें क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। हम बात करते हैं, आप चलते हैं रिट पर बात करते हैं। तो 5 तरह की रिटों को आपने पढ़ा था। सबसे पहली जो रिट है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करना। किसी भी व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो देख लीजिएगा, इसकी इंग्लिश मीनिंग भी कर लीजिएगा। कभी कभी वो आपको हैबियस कार्पस ही लिखेगा, आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं लिखेगा। ध्यान दीजिएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण लिखेगा, ना कि हैबियस कार्पस लिखेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं। तो दोनों मीनिंग आप उसको इंग्लिश में भी समझ लीजिएगा, हिंदी में भी समझ लीजिए। इसका मतलब क्या होता है, सशरीर प्रस्तुत करना, सशरीर, शरीर के साथ प्रस्तुत करना।
के साथ प्रस्तुत। अब आप इस पे बात समझिएगा होता क्या है इसका मतलब। देखिए ये जो रिट है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको किसी ने, अगर आपकी गिरफ्तारी हो गई मान लीजिए, तो ये जारी किसके खिलाफ करेगा, तो आप क्या करेंगे, आप कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ठीक है, या आप बंदी बनाए गए हैं तो आपके रिश्तेदार सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करेंगे। पहला काम अब समझिए कैसे होता है। आप आवेदन किया, आपने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस आवेदन से एक रिट जारी कर दिया, ठीक है, और इस रिट का नाम था बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में होता क्या है, तो ये आवेदन कौन कर सकता है, जिसको उन्होंने गिरफ्तार किया है वो, या उससे संबंधित, यानी आवेदनकर्ता जो होगा, आवेदनकर्ता बंदी हो सकता है या बंदी के परिजन हो सकते हैं, या इससे संबंधित जो भी लोग होंगे क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या हुआ कि सशरीर इसको प्रस्तुत किया जाएगा, एक जो सक्षम मजिस्ट्रेट है, ध्यान दीजिएगा, उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण किनके लिए लागू होता है, किसके लिए, किसको रिट जारी करेगा, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा, किसके लिए करेगा, ध्यान दीजिएगा, किसको करता है, इसको थोड़ा समझ लीजिए, किसको, जिस व्यक्ति ने इसको पकड़ा है, इस कैदी को जिसने भी पकड़ा है उसके लिए ये क्या करेगा, रिट करेगा। यानी किसको, जो व्यक्ति यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, तो इसको जिस अधिकारी ने, जो प्राधिकारी है या जिस व्यक्ति ने गिरफ्तारी की है, गिरफ्तारी की है। आप समझिएगा कि एक आदमी ए है, थोड़ा सा कहानी, एक आदमी ए था, ठीक है, इसको एक आदमी बी ने पकड़ लिया, इसको एक आदमी जो है बी ने कैद कर लिया, किसको, ए को कैद कर लिया। अब ए पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, उसने क्या किया, एक रिट जारी कर दिया, इसने सुप्रीम कोर्ट के पास आवेदन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपको ये कैद किया, तो मैं पूछता हूँ क्यों कैद किया, तो ये इनको रिट जारी करेगा। रिट जारी में ये इनसे पूछता है, सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि आपने इनको क्यों क्या किया है, आप रिट जारी करेगा कि आप जिस व्यक्ति ने इसको पकड़ा है कि सक्षम अधिकारी के पास लेके जाइए। अगर सक्षम अधिकारी ये कहता है कि ये दोषी है तो आप जो निर्णय लेगा वो माना जाएगा। अगर सक्षम अधिकारी ये चेक करता है कि अगर जिस हिसाब से इसको पकड़ा गया है वो गलत तरीके से है तो उसको छोड़ दिया जाता है। यानी क्या है कि इसको एक प्रकार से गिरफ्तारी जो उसको बंधक बनाया गया उससे इसको मुक्ति मिलेगी। फिर से समझिए कि सशरीर प्रस्तुत करना होता है, तो आपको किसी ने बंधक बनाया है तो आप अप्लाई करेंगे किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट रिट दायर करेगा, तो जो अधिकारी किसको रिट जारी करेगा, जिस अधिकारी ने आपको पकड़ा है या जिस व्यक्ति ने आपको पकड़ा है। ये दोनों के लिए हो सकता है कि हो सकता है वह निजी व्यक्ति हो जिसने बंधक बनाया हो, या हो सकता है वो सरकारी सार्वजनिक अधिकारी हो, तो उस अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट रिट दायर करेगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो अधिकारी होगा वो लेकर जाएगा कहाँ पर, वो लेकर जाएगा उनको एक जो है मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट ये चेक करेगा, ये रिट के तहत ये चेक करेगा कि यह जो इसकी गिरफ्तारी हुई है, जो इसको बंधक बनाया गया है, अगर उचित है तो गिरफ्तारी कंटिन्यू कर सकता है, और अगर अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया होगा या बंधक बनाया गया होगा तो ये छोड़ देगा। चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब एक बात समझिए यहाँ पे, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो वो क्या कर रहा है, आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जारी कर रहा है किसके लिए, कि आपको वहाँ से मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाया जाए, यहाँ से बंधित जो आप बंधन है आपको मुक्त किया जाए। दूसरी चीज़ आपकी वहाँ पर ये चीज़ चेक की जा रही है कि आपको वैध रूप से या अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है कि नहीं किया गया है। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, क्या ये सब दशाओं पर रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट कहता है हर दशा में मैं रिट जारी नहीं कर सकता। रिट जारी करने के लिए क्या होता है कि रिट जारी करने का कुछ प्रावधान है, रिट जारी करने के कुछ जो है प्रोविज़न है कि अगर जैसे मान चलिए आपको क्या है कि कानूनी सम्मत है, जैसे कानूनी सम्मत मतलब सम्मन जारी हुआ है, अगर आपने कोर्ट की अवमानना की है और सम्मन कोर्ट ने जारी कर दिया है, उस कोर्ट के जो सम्मन है उसकी अवहेलना की है, अगर उस तरह की आपकी गिरफ्तारी है तो रिट जारी नहीं होगी। यानी अगर आपकी जो गिरफ्तारी है वो कानून सम्मत है, जैसे आपने कोर्ट की अवमानना कर दी, आपको कोर्ट बुलाया,
आप नहीं जाते तो कोर्ट कहेगा कि ऐसा है कि इनको पकड़ के ले आइए। तो अधिकारी को, अगर प्राधिकारी को पकड़ कर लेके आया है तो उस दशा में आपको रिट जारी नहीं की जाएगी। समझ में आ रही चीज़ें? तो हम चलते हैं आगे वाले पे, यानी यहाँ से बात आती है किसके ऊपर कौन कर सकता है, पीड़ित व्यक्ति जो है दायर कर सकता है, एप्लीकेशन कर सकता है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट रिट दायर देगा, रिट जारी करेगा, किसके लिए करेगा? उस अधिकारी को जारी करेगा जिसने आपको क्या करा है, पकड़ा है। तो वो अधिकारी क्या करेगा, समक्ष जब प्रस्तुत होगा तो वो जो है, जो बंदी है उससे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। तो सक्षम अधिकारी उस पर ये निर्णय लेगा कि सही है कि गलत है, उसके बाद उसको छोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात है किसकी, एक जो बंदी बनाया गया है आदमी, उसकी आज़ादी से रिलेटेड बात है। तो ये आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है। चलिए हम आगे चलते हैं अगले वाले में, परमादेश। देखिए हम अगले आर्टिकल की बात करते हैं, परमादेश, जो इसमें अगले रिट की बात करते हैं जो परमादेश के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको मैंडामस बोलते हैं, ठीक है, मैंडामस बोलते हैं। अब देखिए मैंडामस में होता क्या है, परमादेश मतलब जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, आदेश देते हैं। इसमें क्या होता है कि जो न्यायालय है, ठीक है, उच्च जो न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, वो अपने अधीनस्थ न्यायालय या लोक अदालत के विषय में या सार्वजनिक अधिकारियों के बारे में, जो निगम के अधिकारी कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हम आदेश देते हैं, इसका मतलब कौन है, इसमें न्यायालय जो है, न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय, सार्वजनिक अधिकारी, सार्वजनिक अधिकारी को आदेश देता है, आदेश देता है। तो ये आदेश क्या है, बात समझिएगा। आदेश कब देगा, तो आदेश देता है कब, देखिए यहाँ पर ये देता है कि जब ये अपना काम अवैध रूप से करता है, अवैध रूप से ना करने के लिए आदेश दे सकता है, अवैध रूप से ना करने के लिए, यानी कोई अधिकारी अपने कामों को अवैध रूप से कर रहा है तो परमादेश कहता है कि न्यायालय कहता है कि हम आदेश देते हैं, हम क्या दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि अवैध रूप से आप काम को ना करिए। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति जो अधिकारी है वो अपने काम को नहीं कर रहा है, अपने काम को नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर जो है इस तरह की रिट जारी की जा सकती है। यानी अगर कार्य करने की इच्छा ना दिखा रहा हो, अपने कार्यों का निर्वहन ना कर रहा हो, अपने कार्यों का निर्वहन ना कर रहा हो, ध्यान दीजिएगा, दो बातें हैं, या तो अपने काम गलत तरीके से कर रहा है तब रोक सकते हैं, दूसरा चीज़ क्या है कि अगर अपना काम ना करने की इच्छा दिखा रहा हो तो तब भी हम यहाँ पे जारी कर सकते हैं, कौन सा, परमादेश जारी कर सकते हैं। तो यानी ये बात है किसकी, कि सार्वजनिक पद पर जो व्यक्ति हैं अगर वो अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो यहाँ से एक रिट दायर की जा सकती है। आप जाके एप्लीकेंट जो भी होगा वो आपका एक उस पर आवेदन करेगा, उसके बाद एक रिट डायरी होगी संबंधित अधिकारी को कि आप अपने काम को क्यों सही से नहीं कर रहे हैं, और रोकेगा उनको कि आदेश देते हैं कि आप अपना काम करिए। दूसरा चीज़, अवैध रूप से अगर काम कर रहे हैं तो काम को रोका जा सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले आपकी जो रिट है उस पर बात करते हैं जो आपका है। अगली जो रिट है आपकी वो कौन सी है, आपकी प्रतिषेध है, मनाकरण है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन इसका मतलब क्या होता है, वो मना करेगा किसके लिए, ध्यान दीजिएगा कुछ चीज़ों में। तो सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन पूछता है इसको आप समझ लीजिए, ये केवल अर्ध न्यायिक या न्यायिक प्राधिकरणों पर ही लागू होता है, इसको समझिएगा। ये कहाँ कहाँ लागू, अभी आप समझ रहे हैं कि इसको पहला वाला जो था वो किसी भी व्यक्ति पे लागू हो सकता था, सार्वजनिक व्यक्ति पे लागू हो सकता था, किसी के ऊपर लागू हो सकता था। परमादेश में क्या था कि सार्वजनिक अधिकारियों पर लागू होता था। जो तीसरा वाला हमारा बात कर रहा है ये अर्ध न्यायिक और न्यायिक अधिकरणों पे जो उच्चतम न्यायालय के अधीन है, यानी जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, अधीनस्थ जो न्यायालय हैं, अधीनस्थ न्यायालय यानी उससे जो नीचे न्यायालय हैं, जो उच्चतम न्यायालय से नीचे न्यायालय, हाईकोर्ट से नीचे हैं, उनके लिए जारी होता है कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन इसमें यही पूछता है कि बताइए प्रतिषेध कैसी है, तो अर्ध न्यायिक या न्यायिक प्राधिकरणों के लिए तो क्वेश्चन यही पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, तो आप आंसर देंगे कौन सा, वो आपका होगा कौन सा, आपका प्रतिषेध है। ये क्या करता है, ये मना करता है, किसको मना करता है, ये मना करता है इस तरह के जो अधिकारी हैं, जो प्राधिकरण हैं उनको। तो देखिए इसमें एक खास बात है कि जो अधिकारी हैं, ध्यान दीजिएगा, या जो भी इस तरह का निर्णय है, जैसे कि मान लीजिए कोई कार्यवाही, अगर कोई कार्यवाही है,
ठीक है, लंबित है, कार्यवाही अगर लंबित है, कार्यवाही अगर लंबित है तो इस तरह की रिट के द्वारा, ठीक है, तो रिट जारी कार्यवाही अगर लंबित है तो देखिए जैसे कि ये जो प्राधिकरण है, इसको थोड़ा सा बाद में समझते हैं, पहले ये समझ लें। ये न्यायिक और अर्ध न्यायिक जो प्राधिकरण है अपने अधिकार क्षेत्र से ज़्यादा काम कर रहे हैं, यानी अपने अधिकार क्षेत्र से, ठीक है, ज़्यादा काम। अगर अपने अधिकार क्षेत्र से ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, या अपने अधिकार क्षेत्र से बिल्कुल काम कर ही नहीं रहे हैं, तो ये क्या करता है कि ये जो प्रतिषेध है वो क्या काम करता है, इन पर रोक लगाता है, मना करता है अधिकार क्षेत्र पर इनका, क्योंकि आपका इतना अधिकार क्षेत्र नहीं है, आप काम नहीं कर सकते। लेकिन उन्हीं मामलों में होगा जिस पे कार्यवाही लंबित हो, यानी जिसकी कार्यवाही चल रही हो उन्हीं के लिए लागू होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। प्रतिषेध तभी होगा कि अगर कार्यवाही किसी केस पर चल रही है तो उसी के लिए प्रतिषेध लागू होगा। अगर कार्यवाही हो गई है, अगर कार्यवाही के बाद निर्णय आ गया है तो निर्णय को मना करने के लिए जो आपका चलता है वो आपका उत्प्रेषण होता है, कि जो निर्णय दिया गया है अगर अधिकार क्षेत्र को गलत तरीके से प्रयोग करके दिया गया है तो वहाँ पर हम जो यूज करते हैं, वहाँ पर जब यूज करेंगे तो वहाँ पर हम उत्प्रेषण के तहत करेंगे, ठीक है। तो उत्प्रेषण आपका केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के लिए ही होता है, तो उन्हीं के लिए जारी किया जा सकता है जिसमें ये चीज़ें शर्तें पूरी हों। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ पता चला कि प्रतिषेध क्या करता है, एक प्रकार की मना है किसको, अपने अधीनस्थ न्यायालय को, जिन्होंने अपनी शक्तियों से ज़्यादा शक्ति का प्रयोग करके कोई काम कर रहा है। अगला जो आता है हमारा, ठीक है, अगले जो हम बात करेंगे इस पर, ये आपका है उत्प्रेषण है। इसको हम मिटा दे रहे हैं, आगे लिखते हैं। देखिए इसका मतलब होता है उत्प्रेषण का, जो अगली जो रीट है उत्प्रेषण का मतलब होता है ऊपर भेजना, ऊपर भेजना। देख लीजिए इसमें भी क्या होता है कि ये भी अर्ध न्यायिक और आपका न्यायिक प्राधिकरण के लिए ही लागू होता है। फिर से बात समझिएगा, ये अधीनस्थ जो न्यायालय हैं अर्ध न्यायिक और न्यायिक पे ही लागू होते हैं। ये भी आपके सेम प्रतिषेध की तरह है। ये भी क्या होता है कि अधिकार क्षेत्र से अधिक काम करें, या तो अधिक काम करें, ज़्यादा, अधिकार क्षेत्र से ज़्यादा, अधिकार क्षेत्र से ज़्यादा, जिसमें किसी इस तरह का निर्णय ले लिया गया हो, अधिकार क्षेत्र से ज़्यादा जब कार्य किया गया हो, ज़्यादा कार्य, तो जैसे कि इस तरह का निर्णय लिया गया हो जो उसके अधिकार क्षेत्र में ना हो। यानी यहाँ पे क्या होता है कि जब निर्णय आ गया हो, ऐसा निर्णय जो अधिकार क्षेत्र से क्या हो, ज़्यादा हो, अधिकार क्षेत्र से अगर ज़्यादा है, अगर इस तरह का निर्णय ले लिया गया है तो उसके लिए उत्प्रेषण क्या कहता है कि आप ऊपर भेजिए उसको, या तो अपने अधिकार क्षेत्र को आप बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं, और अगर यूज कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, जिससे नैसर्गिक जो न्याय है उसकी अवहेलना हो रही है। तो वो कहता है कि जो ऊपर की कोर्ट है वो कहता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये कहता है कि आप उसको ऊपर भेजिए। इस तरह का चीज़ें हैं, तो दोनों में अंतर है उत्प्रेषण और आपका जो उत्प्रेषण और प्रतिषेध में यही अंतर है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, उसमें क्या था कार्यवाही, प्रतिषेध में क्या था जब कार्यवाही हो रही हो तब आप उसको ऊपर भेज दीजिए, या मना करेगा, वो मना कर देगा, ऊपर भेजने की बात नहीं करेगा। यहाँ पे जब निर्णय हो गया होगा तो कहेगा ठीक है, निर्णय अगर वैधानिक रूप से गलत है तो उस निर्णय को बदलने के लिए या उस पर संशोधन करने के लिए इस तरह की चीज़ किया जा सकता है। लास्ट में आपका आता है कोई जो वारंटो अधिकार परीक्षा, ये इम्पोर्टेंट है, अधिकार परीक्षा इसको बोलते हैं क्यों वारंटो। इसका मतलब क्या होता है आप समझिएगा, क्यों वारंटो का मतलब कि आपने किस अधिकार से, ये ध्यान दीजिए, ये किसी भी व्यक्ति को, ये कोई भी व्यक्ति जारी मतलब आवेदन कर सकता है तो सुप्रीम कोर्ट, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं कि आप उसके भुक्तभोगी हैं, आप पीड़ित हैं, आप जनता हैं, आपको किसी चीज़ से दिक्कत हो रही तो आप सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी कर, रिट क्या करेगा, संबंधित प्राधिकारी को करेगा, जो लोक सेवा पे या अधिकारी होगा, इससे पूछेगा कि आपने क्यों काम किया है। तो कुछ चीज़ें इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए एक पोस्ट पर कोई अधिकारी है, आप उससे नीचे अधिकारी हैं, तो आप ये सोच रहे हैं कि इसको हटवा दिया जाए। आपने क्या किया कि ये काम सही से नहीं कर, आप हटवाकर इस लालसा से कि इसको हटाकर हमको रख दिया जाए, तो ये चीज़ यहाँ नहीं है।
आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको हटवा तो सकते हैं लेकिन आप उसके स्थान नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, कोई भी व्यक्ति या तो वो खुद पद पर हो वो क्या कर सकता है, वो आवेदन कर सकता है, फिर रिट जारी होगी, अधिकारी को अगर देखा जाएगा कि उस पर आरोपी है तो उसको हटाया जा सकता है। तो इस तरह की 5 जो रिटें थी हमारे संविधान में, इस पर मैं लाइव क्लास ले लूँगा आपका, इसी के साथ इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार, फिर लाइव क्लास करेंगे, जो डाउट होगा उसमें पूछ लीजिएगा।